सत्ताधारी दल के खिलाफ में हमारे बहुत सारे घटक दल ने कि इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है। ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और आपका सीबीआई है। ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आज भारतीय जनता पार्टी निजी संस्था के तौर पे इनका दुरुपयोग कर रही है। 7-7 हजार करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, वह हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अनेक ऐसे लोग जिनके नाम आपके जानकारी में हैं, वे सारे के सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी सारी जांच की फाइलें बंद हो चुकी हैं। वर्तमान सरकार मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रही है, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने सभी जो घटक दल हैं उनने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, जिसके तहत बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना ये उद्देश्य। लेकिन उन आदिवासियों को जमीन का पट्टा ना देकर आदिवासियों के साथ बल्ला ढंग से उन्होंने व्यवहार किया। यहाँ तक के कई आदिवासियों को उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकाने भी नहीं दिए हैं। और इनके सांसद अनंत हेगड़े और अभी ज्योति मिर्धा ने ये कहा कि 400 पार का आशय ये है कि इस देश के संविधान को बदलने के लिए लोकसभा के अंदर 2/3, राज्यसभा के अंदर बहुमत और इस देश के 20 विधानसभा में अगर इनकी सरकार बनती हो, अगर प्रस्ताव पारित होगा तो हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो निर्मित संविधान है उस संविधान को बदलने की तैयारी होगी। और हम संविधान बदलने का आशय होगा इस देश के अंदर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और आपका सीबीआई है, ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आज भारतीय जनता पार्टी निजी संस्था के तौर पे इनका दुरुपयोग कर रही है और संविधान बदलने के बाद इनको पंगु बना दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो तमाम तरह के जो मौलिक अधिकार हैं, आरक्षण का सवाल है, इन तमाम चीज़ों में कटौती करेगी और इस देश के अंदर जो मनुस्मृति है, आरएसएस का जो नागपुर का जो संविधान है, इस संविधान को इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहेगी। दूसरा मुद्दा जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी की बात कर रही है। अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान का किसान सिर्फ इस सवाल को लेकर के लड़ रहा है कि एमएसपी में खरीदने की गारंटी दी जाए, C2 फार्मूला के तहत एमएसपी घोषित की जाए, किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएं। और इसी विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों से कि 3100 रुपये में धान की खरीदी करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में 2183 रुपये का भुगतान हुआ। अभी गेहूं का पंजीयन चल रहा है, 2700 के ने नारा दिया था, 2275 रुपया गेहूँ का रेट, 125 रुपया बोनस, मतलब 2400 रुपया। तो इनकी कौन सी गारंटी पे इस देश की जनता भरोसा करेगी। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने जो देखा कि ईडी जो है, ईडी का उपयोग ये जितने भी व्यापारी हैं, धंधाबाज हैं, उन पे कर रही है और ईडी पे छापा डाला जाता है और उसके बाद इनसे वसूली की जाती है। और सबसे बड़े दुखद घटना ये है कि इस देश में राम के नाम पर गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये सत्ता पे नहीं आए थे, उस समय गौ मांस निर्यात के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे था, आज नंबर 1 पे आ गया। बीफ निर्यातक जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ का चंदा लिया है। हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल में 42 लाख लोगों की मौतें हुई हैं और जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनसे आपने पैसा ले लिया। 2019 का चुनाव ये पुलवामा के नाम पे लड़े थे, इनका नारा क्या था? एक वोट शहीद के नाम पे दिया जाए। पुलवामा कांड के 1 महीने बाद पाकिस्तान की हब पावर कंपनी से इनने करोड़ों रुपया चंदा लिया और आज भारतीय जनता पार्टी चाहे खदान वाला हो, चाहे कोयला वाला हो, चाहे शराब वाला हो, चाहे सटोरिया हो, चाहे गौ मांस का निर्यात करने वाला हो, कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसने चंदा लिया। और जिस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी है जो पार्टी हम लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, दूसरी संस्थाएं गई हैं,
तो एक ये हमारे सामने सवाल है। और आखिरी सवाल ये है कि इस देश का जो नौजवान है, इस नौजवान के सामने रोजगार का जो गंभीर संकट है। जबलपुर शहर से मैं आता हूँ, जहाँ गोला बारूद तोपें बनती हैं। पूरे हिंदुस्तान में 41 सुरक्षा संस्थान हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद सुरक्षा संस्थानों को 7 अलग अलग निगमों में इनका विभक्त कर दिया गया है, कंपनीकरण कर दिया गया है। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार मिलता था, वो मिलता था हिंदुस्तान के नौजवानों को सेना में। अग्निवीर के नाम पे आज सेना से भी नौजवानों के अवसर समाप्त कर दिए गए। उसके बाद हमारे देश की जो मूल आबादी आदिवासी है, आदिवासियों की पहचान जल, जंगल और ज़मीन से होती है। जहाँ आदिवासी होंगे वहाँ पहाड़ होगी, वहाँ नदियाँ होंगी, वहाँ प्राकृतिक संपदा होगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देने की घोषणा करती है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर आदिवासियों के लंबे संघर्षों के बाद 2006 में भूमि अधिग्रहण कानून जो बना, जिस कानून में ये प्रावधान है कि 13 दिसंबर 2005 तक जंगल जमीन पर जिन आदिवासियों का कब्जा है उनको उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों को जमीनों के पट्टा मिलने की बजाय जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर अडानी अंबानी जैसे जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को लाखों एकड़ जमीन, पहाड़ के पहाड़, कौड़ियों के भाव भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो अगर इस देश में आदिवासियों की पहचान को बचाना है, तो आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनकी अगर रक्षा करना है, तो हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रीय पैमाने पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कि पहला सवाल हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने का है, दूसरा सवाल हमारे देश के संविधान को बचाने का है, और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो भ्रष्टाचार है और जो संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी जो दुरुपयोग कर रही है, इसके खिलाफ संघर्ष का सवाल है। और एक बात और है कि आप लोगों को ये मालूम कि मैं मुख्य तौर से किसानों का नेता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा देश, हमारा खेत, हमारे देश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी जैसे देसी विदेशी कंपनियों के सामने गिरवी रखने के लिए, जब देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई थी, उस आपदा को अवसर में बदलने के लिए हिंदुस्तान के अंदर 3 कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आई। उसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन चला, 714 किसानों ने शहादत दी, 50,000 किसानों पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। और इस देश के खेत और किसान को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अगर ये दोबारा आ गए तो तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को लेकर के आएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में काबिज है, तब से लगातार निजीकरण की ओर बहुत सारे हमारी शासकीय संस्थाओं को, रेलवे हो, बड़े बड़े एयरपोर्ट हों, कई ऐसे निगम हैं जो घाटे में उनको दिखाया जा रहा है और घाटे में दिखाने के बाद उसको निजीकरण की ओर किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे अभी साथी ने बताया खदान को किस तरह से निजीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बालाघाट ज़िले में एशिया का सबसे बड़ा ताम्र अयस्क कारखाना है, माइंस है, मलाजखंड ताम्र परियोजना। इस ताम्र परियोजना को सीधे तौर पे निजीकरण तो सरकार नहीं कर पाई हमारे यूनियन के साथियों के दबाव में आकर, लेकिन सीधा कुछ पार्ट में करके निजीकरण करने का काम ताम्र परियोजना मलाजखंड को किया जा रहा है। वहाँ माइंस डेवलपमेंट का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, सारे के सारे काम धीरे धीरे करके भारत सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन की ओर, निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। निश्चित तौर पे इससे 2 बातें होती हैं। एक तो हमारे युवाओं को, जिस तरह से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में लगभग एक समय 2,500 एम्प्लॉय हुआ करते थे, 2,500 लोगों को नौकरियां मिलती थी। आज बड़े मुश्किल से 250 से 300 परिवारों को रोज़गार मिल पा रहा है। तो उनके अधिकार हैं, उनको हॉस्पिटल की सुविधा मिलती थी, बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलती थी। उन सुविधाओं से वहाँ के जो अभी एम्प्लॉय हैं उनको वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही साथ धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जो बढ़ रहे हैं, उससे जो हमारा आदिवासी, अनुसूचित जाति के भाई हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, जिनको नौकरियों में रोज़गार आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण के बलबूते पे वो नौकरियां पा पाते थे। तो वो आरक्षण भी धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास इस निजीकरण के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से बालाघाट ज़िले में वन संपदा सबसे ज़्यादा है।
और इन वन संपदा में जिस तरह से आपको बताना चाहूँगा, बालाघाट ज़िले में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादक ज़िला पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िला है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इनकी जब से सरकार है, बालाघाट में बांस उत्पादक ज़िला होने के बावजूद भी कोई उद्योग, बांस आधारित छोटे उद्योग अभी तक बालाघाट ज़िले में नहीं खुल पाए हैं। जो कांग्रेस के समय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ताम्र परियोजना हो, माइल हो, जो स्थापित थे वही अभी यहाँ स्थापित है और उन्हीं के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वन संपदा है, वन संपदा में हमारे आदिवासी के भाई रहते हैं, पिछड़ा वर्ग के भाई रहते हैं। बहुत सारे लोग उस वन संपदा से अपना जीवन यापन भी करते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए वन अधिकार कानून लाया था 2005 में, उस वन अधिकार के तहत उनको वनों पे अधिकार दिए गए थे, वहाँ निवास करने के लिए और अपने रोज़गार से संबंधित बहुत सारे अधिकार, अपने देवी देवताओं के अधिकार, वहाँ की उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल भवन है, सारे के लिए अधिकार 2005 के इस वन अधिकार कानून में दिए गए थे। लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई अपने अधिकारों से वंचित है, उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा है। केवल आदिवासी भाई नहीं, ओबीसी के भाइयों को भी उस वन अधिकार में पट्टा देने का था। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि अभी तक बालाघाट जिले में एक भी ओबीसी समुदाय के, पिछड़ा वर्ग समुदाय के एक भी लोगों को वन अधिकार का पट्टा जारी नहीं किया गया है और ना ही सामुदायिक पट्टे जारी किए जा रहे हैं। ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है, सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तरफ तो हमारे आदिवासी भाई, पिछड़ा वर्ग के भाई जो वनों पे काबिज है, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगनटोला, घुंडी, आपका 40 बोड़ी और चिखला जोड़ी छपरवाही ग्राम पंचायत है, जहाँ माइंस के लिए एक प्राइवेट ठेकेदार को माइंस देने के लिए एनओसी के लिए आया है कि फॉरेस्ट की जो जगह है, पहाड़ी जंगल ज़मीन है, उसको देने के लिए उनके पास एक प्रस्ताव आया है कि आपकी सहमति और आपका एनओसी चाहिए। ये इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी, जिनको अधिकार कानून में दिए गए हैं, नियम बना के कांग्रेस की सरकार ने दिया, उनको तो देने के बजाय बड़े बड़े व्यापारिक मित्रों को अपने फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों को वनों से बेकार कर रही है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो उनके मित्र हैं, जो उनको वित्तपोषक करते हैं, उनको वनों पर अधिकार देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों, आप सबको पता है कि जिस तरह किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए थे, बड़े दुर्भाग्य के साथ है कि हमारे किसान साथियों को आंदोलन करना पड़ा। ये देश हमारा, जहाँ सबसे बड़ा कोई अगर रहता है तो हमारे किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, और उनको अपनी मांगों मनाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। और उनके अंदर उनको किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से कुचला जा रहा है, ये आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। कितने किसानों की मौत हो गई और सरकार द्वारा जरा सा भी किसान कानूनों को वापस ज़रूर ले लिया गया। लेकिन जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं, सरकार उसको लागू करे। और एक बड़ी मांग एमएसपी, जिस पे चाहते हैं कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम उसका एक कानून बने, ताकि जो शोषण किसानों का, अगर हम एमएसपी हटा देते हैं या सरकार आज खरीदी कर रही है, अगर किसी प्राइवेट में खरीदी करते हैं, किसान अपने उपज को किसी भी व्यापारी को बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है। लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो निश्चित तौर पे किसानों का शोषण होगा। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी एक कानून के रूप में ले आकर आती है तो निश्चित तौर पे किसानों को एक फ़ायदा होगा। तो इस तरह से, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों के साथ छलावा कर रही है, आप सबने देखा कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार, इन्होंने कहा था, मोदी की गारंटी कहा था, मोदी जी ने गारंटी दिया था। किस बात की गारंटी दिया था? कि किसानों का जो उपज है वो मध्य प्रदेश में हम 3100 रुपये में समर्थन मूल्य पे धान पे हम खरीदेंगे। सरकार बन गई, इन्होंने कहा था हमारी महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह लाडली बहनाओं को देंगे, इनकी सरकार बन गई। इन्होंने कहा था हमारी माताओं को 450 रुपये में गैस देंगे। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था हर घर में हम रोज़गार देंगे। लेकिन अभी सरकार इनकी बन गई, सरकार बनने के बाद बजट भी आ गया, लेकिन कहीं पर भी ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की 3100 रुपये में खरीदने की बात हुई। इन्होंने रबी के साथ साथ रबी की फसल की भी खरीदी, कहा था कि हम रबी की फसल भी खरीदेंगे।
ना तो रबी की फसल की खरीदी के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान किया, ना तो 3100 रुपये किया, ना महिलाओं को 3000 किया, ना 450 में गैस देने की बात है, और हर घर में रोज़गार और स्वरोजगार देने की बात भी मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद भी अपने पहले बजट में इन्होंने प्रावधान नहीं किया। इससे साफ झलकता है, इनकी मंशा साफ झलकती है कि इन्होंने अपने वोट लेने के लिए जिस तरह से झूठ बोला, बहकाने का, हमारे मतदाताओं को बहकाने का प्रयास किया और प्रदेश में सरकार बन गई और अपने वादे भूल गए। जैसा कि अभी हमारे महागठबंधन के वक्ता जी ने आपके सामने बात रखी, निश्चित रूप से आज लोकतंत्र खतरे में है। भारत संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है। इसमें चारों स्तंभ के से ये जो लोकतंत्र चलने वाला है, ये हमारे सारे स्तंभ खतरे में हैं। इस स्थिति में लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो प्रयास वर्तमान एनडीए की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन बना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में कोई भी अभी तक के उनके पास साक्ष्य नहीं है। जैसा कि न्यायालय में तक के डी ने अपने जवाब में लिखा, अभी तक के 1 रुपये की जब्ती नहीं हुई है, 1 रुपये का कहीं पे घोटाला सामने नहीं आया है। वहीं पर एसबीआई के बॉन्ड घोटाले के बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए का विभिन्न बॉन्डों के माध्यम से ईडी के छापे के बाद जो चंदा उगाही का काम ईडी के दबाव से यह इंडिया गठबंधन एनडीए ने किया है। निश्चित रूप से एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उसका जो सीबीआई और ईडी के का दुरुपयोग करने का जो प्रयास चल रहा है, जो भी मोदी जी का विरोध करेगा, एनडीए का विरोध करेगा, उसको जेलों में डाला जाएगा। आज दिल्ली में हमारे इतनी ईमानदार सरकार, केजरीवाल जी को उन्हें जेल में रखा है। उसके पूर्व में सत्येंद्र जैन जी को, जो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं, उनको अंदर रखा है। और अच्छी शिक्षा देने वाले सम्मानीय मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा है। चूँकि ये तीनों क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं कर सकी। टेंट में स्कूल दिखाने का काम इन्होंने किया गुजरात के अंदर। गुजरात में एक स्कूल उनको बताने के लिए अच्छा नहीं था, जिसमें वो टेंट के स्कूल में दिखा करके अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किए। वहीं पर दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सैकड़ों स्कूल बना करके, अच्छे स्कूल देकर बना करके, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बना करके और पीने का पानी मुहैया करा करके, इस तरह से तमाम जनहितैषी योजनाओं को उन्होंने जनता के बीच में दिया है। इस बात से चिंतित होकर के दबाने के लिए उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया। इसी तरह से अनेक नेताओं को उन्होंने ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा, परंतु जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मोदी वॉशिंग पाउडर से मोदी वॉशिंग मशीन में जा करके सारे के सारे वो काले धब्बे वाले 7-7 हज़ार करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, वह हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अनेक ऐसे लोग जिनके नाम आपके जानकारी में हैं, वे सारे के सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी सारी जांच की फाइलें बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे पड़ोस के ज़िले के रहने वाले, उन पे भी विमानन घोटाले में अनेक करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था, आज उनकी फाइल बंद हो चुकी है। इस तरह की व्यवस्था एनडीए के सरकार में ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से है दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसके खिलाफ में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में ये कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार का वो ऐसे झुंझुना थमा देते हैं जैसे बच्चों को झुंझुना थमाकर रोने से बचा लेते हैं। उसी प्रकार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय में भी ये कहा था कि हम आदिवासियों को उनको राहत देंगे, उनको हम ज़मीन देंगे, ज़मीन के पट्टे देंगे, लेकिन उन आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा ना देकर आदिवासियों के साथ बल्ला ढंग से उन्होंने व्यवहार किया। यहाँ तक के कई आदिवासियों को उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकाने भी नहीं दिए हैं। इस प्रकार का ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो इसलिए हुआ है देश के अंदर कि इस देश में संविधान भी खतरे में है,
संविधान से ही इस देश के तमाम नागरिकों को एक मौलिक अधिकार मिलता है और उस मौलिक अधिकार से बचाने के लिए ये संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये इंडिया गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन को लेकर उपस्थित हुए हैं और ये पत्रकार वार्ता वर्तमान में लोकसभा क्रमांक 15 के निर्वाचन के संबंध में रखा गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो राज्य सरकार है और केंद्रीय सरकार है, जो पुराने जो श्रमिकों के कानून थे उनको निरस्त करके 4 श्रम संहिता का गठन बनाया है, जिसके तहत जो मजदूर हैं उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और जो कंपनी में कार्य करेंगे वो हायर एंड फायर की स्थिति आएगी। वो जब तक काम पे रखेंगे मजदूरों को तब तक वो रखेंगे, नहीं तो बिना कारण के वो मजदूरों को निकाल देंगे। ये 4 श्रम संहिता के तहत जो वर्तमान सरकार ने कानून बनाया है, ये इंडिया गठबंधन उसका विरोध करता है। उसकी लड़ाई न्यायालय तक के हमने चालू किया है, वर्तमान में चल रही है। और जो वर्तमान में रोजगार की स्थिति है, ये पूरे भारत में मजदूरों का पलायन हो रहा है। वर्तमान सरकार मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रही है, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने सभी जो घटक दल हैं उनने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, जिसके तहत बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना ये उद्देश्य